जो सत्ताधारी हैं वो भी लगातार पूछ रहे थे कि आपका चेहरा कौन है, आपकी पार्टी की तरफ से कौन सबसे आगे है, आपके गठबंधन की तरफ से कौन आगे है। सबसे पहले तो हिमांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो तेजस्वी जी के चेहरे को लेकर बात जो पहले भी चल रही थी, और जब बार बार हमसे भी आरजेडी से सवाल पूछा जा रहा था, तब भी हमने कहा था कि तेजस्वी जी नेचुरल फेस है। नेचुरल फेस मतलब कि वीआईपी पार्टी तो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर नहीं रही है, और लेफ्ट की जो सीपीआई है, सीपीआईएमएल है, वो तो कोई मुख्यमंत्री की दावेदारी कर नहीं रही है। कांग्रेस में खुद भी मुख्यमंत्री का कोई दावेदारी तो कर नहीं रहा है कि हाँ ये मुख्यमंत्री होंगे या हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो नेचुरल फेस स्वाभाविक रूप से तेजस्वी जी ही थे। और जब भी जितनी भी घोषणाएं हुई चुनाव को लेकर या बिहार को लेकर, वो तेजस्वी जी खुद करते थे। और तेजस्वी सरकार अब की बार आएगी, तेजस्वी सरकार, हमेशा हर घोषणाओं पर ये बोला जाता था। तो ये स्वाभाविक था। लेकिन एक तरीके से जो परसेप्शन की खेल होता है, जो राजनीति होती है, उसमें कहें अगर एनडीए जो अपने तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा खुद नहीं घोषित किया अभी तक, वो बनाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए इनका चेहरा कौन है, कांग्रेस नहीं घोषित कर रही है। जबकि अशोक गहलोत जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम सही समय का हम इंतजार कर रहे थे, तो चेहरा वो ऑलरेडी थे और उसी तर्ज पर काम कर रहे संजना थे जी, इतनी तेजस्वी देरी क्यों जी। लग गई? मतलब हर कोई ये जानना चाह रहा है इतनी देरी क्यों लग गई, मतलब सीएम फेज को लेकर। ये पहले ऐलान हो जाता तो शायद आप लोगों के लिए और इजी हो जाता। देरी इसमें कहाँ लगी? हमारी तरफ से तो तेजस्वी जी हर मंच पे तो यही बोल रहे थे। और क्या हिमांशु जी आपके मन में यह डाउट था या मेरे मन में यह डाउट था या कोई भी कि हाँ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होंगे? आरजेडी की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से बहुत थे। लेकिन कांग्रेस की पेच तरफ से कहा अशोक यह जा रहा गहलोत था जी ने। कंचना जी कि कांग्रेस पार्टी पेच फंसा रही है, तो क्या सच में कांग्रेस पार्टी पेच फंसा रही थी जो अब सुलझ गया है, या कैसे सुलझा है मामला? कांग्रेस पार्टी पेच फंसा रही थी, हुआ तो इतना देरी से क्यों हुआ? अब इस तरह के तमाम सवाल पैदा किए जाएंगे। पहले तो सवाल ये था कि घोषणा नहीं हो रही है, अब हाँ, घोषणा हो गया तो अब ये इतना देरी से क्यों हुआ? उनको बस एक सवाल चाहिए, उनको बस एक कुछ तो चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन हमारा सवाल है, ठीक है आप कह रहे इतना देर क्यों लगा? देर नहीं लगा, सारे काम तो उसी डायरेक्शन में हो रहे थे। तेजस्वी जी खुद कर रहे थे, अब की बात तेजस्वी सरकार। और जो अगर कांग्रेस के अन्य नेता को सुन लीजिए, चाहे अखिलेश प्रताप सिंह हो, वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं, वो हमेशा कहते आ रहे हैं कि तेजस्वी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में था। हाँ, नैरेटिव के खेल में बार बार एनडीए हमारे ऊपर अटैक कर रहा था कि मुख्यमंत्री कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, ये नहीं। पेच ना सीटों पे फंसा था, पेच ना अभी फंसा हुआ है। आज कई सीटों पर नॉमिनेशन वापस लेने का समय था, कई उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन आमने सामने का वापस ली। सब कुछ सॉर्टेड है, चेहरा सामने है, नीतियों को हम सामने बोल रहे हैं। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन किया, अभी तक एनडीए ने ना ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कोई, अभी तक एनडीए ने ना यह बताया कि हम मुख्यमंत्री चेहरा उनके नीतीश कुमार जी हैं। जबकि क्या कह रहे बिल्कुल हैं अमित शाह जी बिल्कुल बिल्कुल कि कंचना जी। विधायक तय करेंगे जी। बिल्कुल कंचना जी, ये बात सही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से की गई है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद जी सामने आए। उन्होंने कहा कि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पे सिर्फ तेजस्वी की फोटो थी, राहुल गांधी की क्या कोई अहमियत नहीं है क्या? राहुल गांधी की फोटो क्यों नहीं लगाई? या फिर और भी जो बड़े चेहरे हैं आपके गठबंधन के, उनकी फोटो नहीं लगाई? अब इस बात से भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही है। अब जवाब दीजिए आप इसका। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ सिर्फ हो सकती है दूसरों को लेकर, तो मरहम भी अपना अपने पास रख ले और वो लगाते रहें। आज जो जो पूरी घोषणा हुई, जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका क्या मकसद था? उसका यह मकसद था कि सीएम चेहरा कौन होगा। और अशोक गहलोत जी जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं कई वर्षों तक, उन्होंने ये कहा। तो मुख्यमंत्री चेहरा की घोषणा को लेकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मुख्यमंत्री चेहरा ही फोटो लगेगा ना। राहुल गांधी जी तो मुख्यमंत्री बनने आ नहीं रहे हैं बिहार में, या तो नरेंद्र मोदी जी बनने आ नहीं रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनने आ रहे हैं बिहार में, नहीं बनेंगे बिहार में, तो यह तो बता देना कि कौन होगा उनका मुख्यमंत्री चेहरा। बीजेपी से कौन होगा, जदयू से कौन होगा, या नीतीश कुमार होंगे भी या नहीं होंगे? जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो यह तो नहीं, ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री कौन होगा वो सांसद बाद में बैठकर डिसाइड करेंगे, संसदीय बोर्ड बैठकर डिसाइड करेगा। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं होता। लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए यह लागू कर दिए हैं कि जब चुनाव जीत कर आएंगे, विधायक बोलेंगे, तब हमारा मुख्यमंत्री तय होगा। यह 2005 में आपने यह नहीं कहा था, 2010 में आपने नहीं कहा था, 15 में खैर हमारे साथ नीतीश जी लड़े थे, 20 में भी आपने यह नहीं कहा था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। नीतीश जी खुद कहते थे मैं मुख्यमंत्री हूँ। और मोदी जी
खुद कहते थे, अमित शाह जी भी कहते थे नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार। लेकिन ऐसा इस बार क्या बदलाव हुआ है कि नीतीश कुमार जी को आप लोग कमान देने को तैयार नहीं हुए। और यह साफ साफ झलकता है कि एक वीडियो भी आया था जिसमें संजय झा जी रोकते हैं कि आप माला मत पहनाइए, आप माला मत पहनाइए। मतलब उनको पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जा रहा है। वो क्या बोलेंगे, वह क्या नहीं कहेंगे, वो किसको माला पहनाएंगे नहीं पहनाएंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, कितनी सीटों पर टिकट जो है जदयू लेगी, पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के कंट्रोल के बाहर है। और तय कर रहा है कौन, जो बीजेपी से भेजे गए एजेंट जदयू में, वो तय कर रहे हैं कि हाँ इतनी सीटों पर लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी अपने होशो हवास में होते, ये कतई उनको बर्दाश्त नहीं होता कि वो और बीजेपी जो है वो इक्वल सीटों पर लड़ रहे हैं। वो हमेशा चाहे विधायक कम आए, लेकिन अपने आप को बड़ा भाई ही मानते रहे हुए हैं बीजेपी से। लेकिन जो एजेंट है बीजेपी के जदयू में, जो जदयू को तोड़कर इस बार टुकड़े में कर देंगे, वह जदयू को लाकर बीजेपी के बराबर खड़ा कर दी। सवाल तो उधर होता है, सवाल तो हमारी तरफ से ठीक है देर हुआ, आप मान रहे देर हुआ, ठीक है हम भी कह रहे देर हुआ, लेकिन आया तो देर आया दुरुस्त आया, यानी देर हमारा आए आया तो दुरुस्त आए उनका वाली कहाँ है। कहावत हो गई है। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत हो गई। लेकिन मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना मजबूरी है या फिर जरूरी है इस वक्त बिहार में? मजबूरी और जरूरी का नहीं, रिप्रेजेंटेशन का है मामला। जब अशोक गहलोत जी ने यह बोला कि मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी जी हैं और डिप्टी सीएम चेहरा अभी मुकेश सहनी जी होंगे, और उनके बारे में बताया भी, ब्रीफ भी किए कि हाँ ये समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, सब उन्होंने बताया। तो उन्होंने यह भी कहा कि अभी कुछ और डिप्टी सीएम की घोषणा होगी, बाद में होगी, लेकिन उसके पत्ते हमने अभी नहीं खोले हैं, और वो होगा समय पर। हम उसके सारे कास्ट कॉम्बिनेशन हो या कम्युनिटी कॉम्बिनेशन हो, सबको ध्यान में रखकर सब कुछ हम अनाउंस कर देंगे, और सरकार बनाते ही उसी हिसाब से मंत्रालय भी सबको मिलेगा। तो हमारी तरफ से सब क्लैरिटी है, प्लेट में सजा हुआ सब क्लैरिटी है, रखा हुआ है। फिर भी अगर इसमें किसी को नुक्स निकालना है, अरे अब हुआ तो क्यों हुआ, तब क्यों नहीं हुआ, परसों क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हुआ, ऐसे तमाम सवाल हो सकते हैं। लेकिन जवाब बिल्कुल यह है कि हुआ। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल कब कब एनडीए में कब होगा, यह सवाल है। बिल्कुल उनका चेहरा बिल्कुल। कौन है, यह सवाल है। उनका जी उनका मैनिफेस्टो कब हो आएगा, यह सवाल है। उनका ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा, यह सवाल है। हमारे यहाँ सब कुछ सुलझा हुआ है, सब कुछ, हर कोई एक होकर चुनाव लड़ रहा है, और इस बार डिफीट करेंगे हम एनडीए को। नाम घोषणा हो गई है। अब प्रचार में अब 2 हफ्ते के करीब का समय बचा है, तो इन 2 हफ्तों में अब क्या होने जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी है आपकी या आपके गठबंधन की? देखिए कि हाँ, अगर पिछली बार की तुलना में देखें तो पिछली बार 2020 के चुनाव में ज्यादा समय भी मिला हुआ था। इस समय पूरे चुनाव को 2 फेज में किया गया, समय भी कम है। और जब समय कम है, सबके लिए कम है, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के लिए समय कम है, किसी दूसरे के लिए ज्यादा है। लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि तेजस्वी जी एक दिन में वो व्यक्ति हैं जो एक दिन में 20-20, 25-25 रैलियां कर देते हैं, सुबह से शाम तक लेकर। और यह प्रचार अभियान तो हमारा बहुत पहले से चल रहा है। जिसको लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा एक मुद्दा नहीं था, वो एक मुद्दा है और रहेगा। और बिहार में खासकर, जैसा कि कर्नाटक वाला आप बता रहे हैं, और बिहार के लोगों को पहले ही सजग कर दिया कि अगर ऐसा कोई केस आए तो इस पर ध्यान में रखिए। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो पर्दे के पीछे चोरी करता था, और बिहार में वो लीगल तरीके से सामने से चोरी करना चाहा, और लीगल सामने से चोरी करना, उसको एक लीगली एक एसआईआर का रूप दे दिया। लेकिन इससे जनता सजग भी हो गई कि होशियार होशियार हो जाओ, ये कुछ एसआईआर के माध्यम से कुछ जो है चोरी करने वाले हैं। तो ये जो बिहार में अपनाएंगे, हम उसका पर्दाफाश करेंगे, देखेंगे। जहां तक चुनाव की बात है, अभी जैसा कि बताया राशि जी ने कि हमने जीविका दीदियों को लेकर, हमने पहले भी बताया था कि जीविका दीदी ऐसी दीदी हैं जो कहने को ढोल पीटते हैं इंडिया वाले, या नीतीश कुमार जी भी, कि हम 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं को जीविका दीदी में घोषित किए हुए हैं, उनको 10,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन ये हकीकत ये है कि वो 2 से 3 4 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से छोटे छोटे लोन लेकर 5,000, 10,000, 15,000 लेकर कर्ज में डूबी हुई हैं, और सिर्फ उस पर ब्याज चुकता कर रही हैं। तो ऐसे जीविका दीदियों के लिए उनका जो एग्जिस्टिंग लोन्स है, उस पर ब्याज पूरी तरह से खत्म किया जाएगा जो उनके ऊपर लदा हुआ है। और राज्य जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस होता है, उनको दिया जाएगा 30,000 सैलरी के हिसाब से। तो 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं को गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस देना, आप समझते, जब हम कह रहे हैं कि हर घर महिलाओं को सरकारी नौकरी, हर घर सरकारी नौकरी मिलेगा, तो एक हिस्सा, यह भी एक प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। और उन महिलाओं को जो कर्ज में डूबी हुई हैं, वो महिलाएं जो राज्य छोड़कर जा रही है, आत्महत्या कर ले रही है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा फायदा इससे पहुंचेगा। और ये सिर्फ वोट बैंक की बात नहीं है।
बिहार की हकीकत भी है। शराबबंदी ले लीजिए, आप बोले थे शराबबंदी हो जाएगा, दरअसल शराबबंदी से इन्होंने माफिया को जन्म दिया है, शराब माफिया को जन्म दिया है। आज कोई भी गली नुक्कड़ चले जाइए पटना में, बिहार में, जहां पर आप होम डिलीवरी होता है शराब का, बस आप बोल दीजिए कि घर पर आपके चाहिए, फोन करिए, आपके घर पे शराब पहुंचा देगा। इस तरह की शराबबंदी है। और जो जेलों में बंद है 14-15 लाख लोग, पता है उसमें 90% से ज्यादा लोग वो है जो शराब पीते हैं, लेकिन उनको नहीं बंद किया जाता है जो शराब बेचते हैं। बहुत सारे सवाल अभी बिहार के सामने हैं, चुनौतियां हैं जिसको बिल्कुल 20 बदलने महीने की का जरूरत जिक्र है, आपने करने की किया है। जरूरत है। तेजस्वी जी ने 20 महीने का जिक्र किया है, 20 साल बनाम 20 महीने। अब देखिए क्या होता है। वोट चोरी का जो मुद्दा है, एसआईआर का जो मसला है, क्या वही सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में या फिर कुछ और है? क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं बेरोजगारी हो, गरीबी हो, पलायन हो, इन सब पर तमाम बार चुनाव हो चुके हैं और चुनावी नतीजे भी आ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया, उसके बाद जो 16 दिनों की आपने यात्रा की तेजस्वी और राहुल ने, बहुत कुछ बदल कर रख दिया। तो क्या इसे प्राइमरी मुद्दे के तौर पर बिहार में आप आगे लेकर चलने वाले हैं? ये कहना पूरी तरह से गलत है हिमांशु जी कि बेरोजगारी, पलायन और महंगाई ये सब मुद्दा नहीं होता। दरअसल यही मुद्दा नहीं, मुद्दा होता है। और होता है, इस 2020 पे के, वोट हाँ, वोट होना बड़ा मुश्किल होता है। राशिद नहीं जी हमारे साथ जुड़े, अभी नहीं बताएंगे ऐसा उस नहीं पे। है। 2020 के चुनाव पे सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पे और 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, ये इतना बड़ा मुद्दा बना था कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनी थी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये जो अगर हम वोट अधिकार यात्रा की बात करें, चुनाव वोट चोरी की बात करें, ये इसलिए जरूरी है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो। और जहां पर 2020 के चुनाव पे 12,000 वोटों से, मात्र 12,000 वोटों का डिफरेंस था, और हमारे कई सारे 15 से 20 विधायक ऐसे थे जिनको 12 वोट से लेकर जो है कि 1,000 वोटों के भीतर हराया गया था, जबरदस्ती हराया गया था। पहले ये डिक्लेयर किया गया तो ये जीत गए, फिर बताया गया कि नहीं आप हार गए। तो यह भी एक तरीके से सिस्टमेटिक वोट चोरी है। एक वोट चोरी के जो ग्राउंड पर आप फर्जी नाम ऐड करा देते हो, फर्जी नाम, और हमारे जो वोटर्स हैं उनका नाम डिलीट करवा देते हो। और दूसरा वोट चोरी जो इलेक्शन कमीशन खुद बैठकर वहां पर करती है जहां पर काउंटिंग होता है, जहां पर मार्जिन कम है। ऐसा क्यों होता है कि सबसे कम जो मार्जिन से सबसे ज्यादा सीटें हारने वाले हम ही होते हैं? ऐसे ये इसका यह मतलब होता है कि जहां पर मार्जिन कम हो जाता है वहां पर कुछ वोटों का हेरा फेरी करके चुनाव आयोग और प्रशासन सब मिलकर हराए थे 2020 में हमें। तो वोट चोरी जो मुद्दा है वो इसको रोकने के लिए है कि 200 वोट से, 12 वोट से, 4 वोट से, इस तरह के वोटों से हमें हराया ना जाए, लोग सजग रहें। लेकिन चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अगर बिहार की जनता से आप पूछ लीजिए, अगर लोग जो सर्वे करते हैं, हम तो उस सर्वे पे भरोसा नहीं करते। मुझे नहीं मालूम हिमांशु जी आप कितना करते हैं, जो रातों रात सर्वे आ जाता है उसमें काट के भी 6 महीने पहले अरे जो नहीं आंकड़े कंचना जी, जो, अभी हाल ही में जो सर्वे आए हैं वो आरजेडी के लिए बड़े फायदेमंद है। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उनको मिल रही है। आप जब यात्रा आपने 16 दिन की उसके बाद कहा गया एक सर्वे में कि आपकी सरकार बनने वाली है, तो सर्वे ये आपके भी पक्ष में रहते हैं, ऐसा मत करिए। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो अपना तजुर्बा बता रही हूँ। आप सोचिए ना, जी 6 महीने पहले जो चैनल सर्वे निकालते थे उसमें तेजस्वी जी को 40% से ऊपर दिखाते थे, और वही सर्वे वाले 6 महीने बाद हर महीने में 40 से फिर 38 कर दिए, 38 से 36 कर दिए, 36 से 34 कर दिए। मतलब हर एक सर्वे में 2% गिराते जाते हैं, और उठाते किसको है? प्रशांत किशोर जी को। अब बताइए, प्रशांत किशोर जी का तब भी जब वो कह रहे थे कि हम राघोपुर से तेजस्वी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और हम ये इतने वोटों से जीतेंगे, इतनी सीटें लाएंगे, तब उसी सर्वे में उनको 20%, 22% वोट दिखाता था, 22% सीएम का चेहरा दिखाता था। और आज जब वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तब भी सर्वे उनको जो है 22% सीएम चेहरा दिखा रहे। बताइए, जिनके पास कोई विधायक नहीं है तो क्या वो एमएलसी बन के जाएंगे? क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? और जिसके जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहा, मतलब वो विधायक बनेगा नहीं, तो उनके चेहरे पे जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा उसको उसके चेहरे को 22% दे रहे हैं कि 22% चेहरा इनको जनता इनको पसंद कर रही है। तो इस खेल में जाएंगे तो सीधे फंसेंगे, क्योंकि यह खेल इसीलिए खेला जाता है ताकि आप इसी खेल में उलझ के रह जाइए। हकीकत यह है कि जो गिराया जा रहा है, हम उस सर्वे में हमें जिताया जा रहा है कि हमें हराया जा रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है 2020 का जैसा चुनाव हुआ और वहां पर जिस तरीके से हमें हराया गया, या उसको और आगे कैसे मजबूती से लड़ना है कि हम ज्यादा मार्जिन से जीते इस बार, और ये चाह कर भी हमें हरा ना पाए, हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे ठीक है हैं। कंचना तो जी, जी, सर्वे अपनी जगह है, हकीकत अपनी जगह है। हकीकत ये भी है कि शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है। जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि आरजेडी का मतलब ही रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी है। आज ये साबित हो गया है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिए जाने के बाद कि गुंडा राज लाने के लिए ललाहित है आरजेडी। अब इसका क्या जवाब दीजिए?
अब इसका जवाब तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि अगर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब जी अगर वो गुंडे हैं, अपराधी हैं, अगर बाहुबली हैं, तो पलट के इनको बाहुबली अंदाज में भी जवाब देते, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने मंच से इतना ओसामा साहब को इतना बुरा भला कहा, एक कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं कि उनके पिता ऐसे थे, उनके पिता वैसे थे, तो क्या अनंत सिंह क्या है, संत हैं? और अनंत सिंह जैसे तमाम लोग जो हैं, 10 लोग जो AK-47 लेकर घूमते हैं और उनको आपने टिकट दिया हुआ है, तो क्या वो लोग संत हैं? संत लोगों को टिकट दिया हुआ है। ये ऐसे थेथर लोग हैं भाजपाई, ऐसे थेथर लोग हैं जिनको शर्म भी नहीं आती है कि हम अगर इन पे सवाल उठाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उंगलियां हमारी तरफ भी उठे। इनके अंदर ये भय भी नहीं होता है कि अगर हम उनको एक पे टारगेट करेंगे और गाली देंगे ताकि ये पोलराइज हो जाए चुनाव। वो एक कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। गुंडे, अपराधी, बाहुबली, माफिया, हर कोई इस समय जो है कि वो NDA में चुनाव लड़ रहा है।